हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान, मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा एड्स। तो बेटे, बहुत ही खतरनाक नाम है, नाम भी खतरनाक है तो ये बीमारी भी खतरनाक है, जिसका बारे में आप जानते होंगे कि जो एड्स है ये बचाव ही उपचार है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक रोग है। यानी क्या कहा, बचाव ही उपचार है। मतलब ये है कि अगर इसे बचा नहीं गया तो बेटे फिर इसका कोई उपचार नहीं है, इसमें व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। अब आप कहोगे कि एड्स के तो कई सारे हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर इलाज होता है। बिल्कुल होता है बेटे एड्स का इलाज। तो एड्स की जो दवाइयां हैं ये व्यक्ति की मौत को बढ़ा सकती है, मौत को रोक नहीं सकती। तो ये थोड़ा सा याद रखना। उससे पहले अपन बेटे रिवाइज कर लेते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर यानी रोग। तो मानव में जो रोग हैं बच्चों, वह जीवाणु से होने वाले आपने याद किया होगा, वायरस से होने वाले आपने याद किया होगा, उसके अलावा बेटे आपने याद किया होगा प्रोटोजोआ से, आपने याद किया होगा कृमि से, और साथ में कवक से। आज बेटे अपन एक नया रोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एड्स, और इस एड्स को बेटे अपन दो पार्ट में पूरा करेंगे, यानी भाग 1 और भाग 2। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि एड्स होता क्या है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं बेटे आपको कि जो एड्स होता है, एड्स AI यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये बेटे इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो एड्स होता है ये सबसे पहले अमेरिका के समलैंगिक पुरुषों में खोजा गया। वहां पर ये पहली बार खोजा गया और कुछ ही सालों में ये पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग फैल गया। यहां पर आपको याद करना है कि भारत में सबसे पहले एड्स का जो रोगी है वह बेटे चेन्नई में देखा गया, और राजस्थान में जो एड्स का रोगी है ये सबसे पहले पुष्कर में देखा गया। कभी आप अगर पुष्कर गए हो तो वहां इंडियन से ज्यादा बेटे विदेशी नागरिक ज्यादा नजर आते हैं, और विदेशी नागरिकों से ही ये भारत में आया और वहीं से यह जो है अन्य व्यक्तियों में ये फैला। ये जो एड्स होता है बच्चों, ये एक प्रकार का लैंगिक संचरित रोग है, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं, STD बीमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है और एड्स है। तो बेटे एड्स एक प्रकार का लैंगिक संचरित रोग है। बिना सुरक्षित या बिना सुरक्षा के अगर मान लेते हैं कोई यौन संबंध स्थापित करता है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। उस बेटे ये जो रोग होता है इसके कई सारे निदान भी अपन पढ़ेंगे, इसके उपचार भी पढ़ेंगे, ये कौन से वायरसेस से होता है ये भी अपन को पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंगिक है ये कोई जन्मजात रोग नहीं है, इतना याद कर लेना। ये एक प्रकार का अर्जित रोग ही है जो जन्म के बाद ही होता है और लैंगिक संचरित रोग है। तो आइए बच्चों इसके बारे में अपन जो है शुरू करते हैं। तो यहां से अपन देखते हैं यानी एड्स। तो एड्स के बारे में कई सारे टॉपिक है जो अपन को याद रखना है बच्चों कि एड्स क्या है। तो यहां आप देखिएगा कि बेटे एड्स जिसकी फुल फॉर्म आपको यहां से याद करनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी इसका मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं बेटे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये बेटे एड्स की फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, यानी अर्जित प्रतिरक्षा कमी का सिंड्रोम। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि जो एड्स होता है बेटे इसमें जो अर्जित प्रतिरक्षा है इसमें कमी आती है। यानी कुल मिलाकर एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें प्रतिरक्षा में कमी आती है। मैं तो ये कहता हूं कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स बीमारियों का खजाना है। अब आप समझोगे या आपने कैसे कहा, तो बच्चों ध्यान से समझो कि एड्स पर्टिकुलर कोई बीमारी का नाम नहीं है। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को ये वायरस, एड्स का वायरस संक्रमित करता है तो उसके शरीर में WBC की संख्या में कमी आती है, लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आती है। और ये जो लिम्फोसाइट होते हैं बेटे ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करती है। तो जब लिम्फोसाइट अगर धीरे धीरे हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कम हो जाएगी। और जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बेटे कम हो जाती है तो क्या होता है
कि कई सारे रोगों से वह व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। एक रोग से ही बेटे जो है क्या कहते हैं शरीर बहुत ही हानि होती है। अब एक साथ अगर कई रोग शरीर को घेर लेंगे तो इस कारण से फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि जो एड्स होता है ये कई रोगों का खजाना है, मतलब कई सारे रोग एक साथ उस व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और इस कारण से उसमें जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखें। आइए अपन इसका पहला टॉपिक लेते हैं बेटे, नंबर 1 टॉपिक लेते हैं और ये टॉपिक होगा परिचय। तो परिचय में सबसे पहले आप नंबर 1 याद करना बेटे कि एड्स का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। बस ये थोड़ा सा याद रख लेना तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। यानी क्या मतलब बताया मैंने एड्स का, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, ये याद रखना। या फिर आप याद रख सकते हैं कई रोगों का समूह। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि एड्स क्या है बेटे। तो एड्स यानी एक तरह से ग्रुप है। और किसका ग्रुप मैंने बताया, कई रोगों का समूह बताया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एड्स कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, बीमारियों का ग्रुप है, कई सारे रोगों का समूह है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक साथ कई सारे रोग हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि बेटे एड्स की जो बीमारी है इसमें जो वायरस जैसे हमारी बॉडी के अंदर अभी संक्रमण पढ़ेंगे अपन, तो जैसे ही कोई वायरस बॉडी के अंदर आता है तो बेटे वह होस्ट सेल में जाता है और होस्ट सेल के रूप में वह किसे चुनता है, वह चुनता है मैक्रोफेजेज कोशिकाओं को, यानी टी लिम्फोसाइट को चुनता है। और टी लिम्फोसाइट में जाकर बेटे वह कन्वर्ट हो जाता है पहले वायरस डीएनए में। वायरस डीएनए जो होता है वह उस टी लिम्फोसाइट के डीएनए से जुड़ता है और डीएनए से जुड़कर उस टी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है कई सारे वायरस कण बनाने के लिए। जैसे टी लिम्फोसाइट में कई सारे वायरस कण बनते हैं तो बेटे वह टी लिम्फोसाइट फट जाती है और वह वायरस कण बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर फिर वह वापस अनेक टी लिम्फोसाइट को संक्रमित करेंगे, फिर वह बाहर आएंगे, फिर उन्हें संक्रमित करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि शरीर में टी लिम्फोसाइट की कमी आ जाएगी। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या है बच्चों, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर टी लिम्फोसाइट नहीं होगी तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अब आप देखो एड्स का वायरस किसे संक्रमित कर रहा है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को। और ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती है तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण भी कम होता जाता है। और जैसे जैसे एंटीबॉडी का निर्माण कम होता है शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, प्रतिरक्षा तंत्र वह बेटे कमजोर हो जाता है और वह व्यक्ति एक साथ कई रोगों से संक्रमित हो जाता है। तो प्रतिरक्षा क्या है बच्चों, यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता जो हमें कई सारे रोगों से बचाती है। तो ऐसी क्षमता को इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। तो बच्चों यहां पर मेरा पहला पॉइंट है इसका, एड्स का पहला पॉइंट कि एड्स का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र में कमी या फिर याद रखना कई रोगों का समूह। तो याद रह जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे फुल फॉर्म याद करना एड्स की, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो इसका भी यही निकलता है प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, क्योंकि डिफिशियंसी का माने बेटे कमी होता है और इम्यूनो का माने प्रतिरक्षा होती है। तो एड्स एक ऐसा सिंड्रोम है, वन वर्ड याद कर लो बेटे, एड्स एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट दे रखा है बेटे, ये जन्मजात रोग नहीं है, ये याद रखना। ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जन्मजात रोग नहीं है, ये अर्जित रोग है बेटे। क्योंकि एड्स जो होता है ये अर्जित है, ये खुद की मर्जी से होता है। जैसे कई जगह पर बेटे जो है अनैतिक यौन संबंध जब होते हैं तो वहां उस वजह से भी ये जो है क्या कहते हैं एड्स होता है। कई संक्रमित जो ब्लड है उसके ट्रांसफ्यूजन से भी बेटे एड्स हो जाता है। तो ये जन्मजात नहीं है, ये कई कारणों से जो है क्या कहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और आपको पता है कि जो जन्मजात नहीं होता है और जन्म के बाद जो रोग होते हैं वह रोग क्या कहलाते हैं, अर्जित रोग कहलाते हैं। तो बेटे ये कौन सा रोग है, ये अर्जित रोग है। और साथ में आपको यह भी याद रखना अर्जित भी है और ये लैंगिक संचरित रोग है। ये यहां पर थोड़ा सा याद रख लें, लैंगिक
संचरित रोग, यानी बेटे इन्हें एसटीडी रोग भी कहते हैं। एसटीडी रोग, ये ध्यान रखना, मैंने लिखा है लैंगिक संचरित रोग, यानी इंग्लिश में बोले तो बेटे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो लैंगिक जनन के दौरान या कोइटस या इंटरकोर्स के दौरान फैलती है, तो ऐसी बीमारियों को कहते हैं एसटीडी बीमारियां। तो एड्स भी एक प्रकार की एसटीडी है, वो नहीं है बेटे एसटीडी पीसीओ, वो नहीं है, वो अलग चीज है। तो ये एसटीडी भूत वगैरह हुआ करते थे। एसटीडी का माने है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक संचरण या जो है कोइटस या इंटरकोर्स या कोपुलेशन जिसको अपन कहते हैं, अनैतिक यौन संबंध जिसको अपन कहते हैं, उसके दौरान फैलने वाली जो बीमारी है, उस बीमारी को कहा गया है एसटीडी रोग। तो याद रखो बच्चों, एड्स क्या है? एड्स जन्मजात नहीं है। ऐसा नहीं है बेटे कि ये जो है माता पिता से बच्चे में चला गया, बच्चे से उसके बच्चे में चला गया, तो ये कोई आनुवांशिक रोग नहीं है। ये जो करेगा वो भरेगा, सीधी सी बात तो याद रखना। तो बेटे ये रोग जन्मजात नहीं है, ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाला है। कई कारण है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, तो ये तो आपको भी पता है। ऐसे रोग जो जन्म से ही साथ आते हैं बेटे, जो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें तो जन्मजात रोग कहते हैं, या आनुवांशिकी रोग कहते हैं, या कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। और ऐसे रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें अर्जित रोग कहते हैं, या एक्वायर्ड डिजीज भी कहते हैं। तो ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाला रोग है। तो ये एक प्रकार का कौन सा रोग है बच्चों? अर्जित रोग है। लेकिन अर्जित तो है, कई सारे रोग है, मलेरिया वो भी अर्जित है बेटे, है ना। जो है क्या कहते हैं, आगे किसी को कैंसर होता है वो भी अर्जित है। आगे अगर बात करें अपन, किसी को डेंगू होता है तो वह भी अर्जित है। लेकिन ये बीमारी क्या है? ये लैंगिक संचरित है। मलेरिया को एसटीडी बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन गोनोरिया है, सिफिलिस है, या ये एड्स है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो अनैतिक यौन संबंध से फैलती है। तो अनैतिक यौन संबंध से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को आप क्या कहेंगे? एसटीडी रोग। तो बच्चों आपको क्या याद हुआ? एड्स का मतलब याद हो गया आपको? क्या मतलब है बच्चों एड्स का? प्रतिरक्षा में कमी, क्योंकि एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम या इम्यूनो डिफिशियंसी। तो इम्यूनो का माने प्रतिरक्षा है, डिफिशियंसी का माने बेटे जो है क्या कहते हैं? कमी है। तो एड्स का मतलब है प्रतिरक्षा में कमी। और जैसे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा में कमी आएगी, तो बेटे क्या होगा? कई सारे रोग एक साथ जो है उस शरीर को घेर लेंगे, और इस कारण से एड्स का मतलब कई रोगों का समूह भी है। इतना याद हुआ। फिर मैंने आपसे कहा कि एड्स जन्मजात रोग नहीं है, यह अर्जित रोग है जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है। आपको पता लग गया कि ये अर्जित भी है, लेकिन बेटे फिर आपको याद करना है कि अर्जित के साथ साथ ये एसटीडी भी है, ये लैंगिक संचरित रोग है। 3-4 रोग इसमें आते हैं, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, और ये एड्स भी है। यानी ये तीनों ऐसे रोग हैं बच्चों जो अनैतिक यौन संबंध के द्वारा ये फैलते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो है अर्जित रोग भी है, और साथ में ये एसटीडी यानी लैंगिक संचरित भी है। तीसरा पॉइंट इसका कारक आपको याद रखना है कि एड्स का रोग कारक है वह है एचआईवी वायरस। बेटे ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स किससे होता है। तो इसका जो कारक है वो है HIV। अब H का माने ह्यूमन, I का माने इम्यूनो, और V का माने वायरस। तो क्या नाम होगा बेटे इसका? यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी आप इसको कह सकते हो। तो ये आपको याद रखना है कि एड्स का जो मेन कारक है ना, उसका नाम है HIV। अब इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, HIV थर्ड वगैरह भी होता है, लेकिन मैं कॉमन बता रहा हूं बेटे आपको कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो कारक का पता लग गया आपको। अभी सुनूंगा वापस आपसे, उसके बाद में, और इसे रिट्रोवायरस भी कहते हैं, और इसका आनुवांशिकी पदार्थ RNA है। और ये RNA भी बेटे कैसा RNA है? सिंगल स्ट्रैंड RNA। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अभी डिटेल पढ़ेंगे, इसका डायग्राम भी अपन बनाएंगे और इसके बारे में जानकारी भी लेंगे। तो आपको ये पता लग गया बच्चों कि एड्स का जो रोग कारक है वह है HIV वायरस,
और ये HIV वायरस रिट्रो फैमिली है, या फिर न्यू कह सकते हो कि रिट्रो वायरस भी इसको कहते हैं। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह RNA है, और RNA भी नॉर्मल कैसा होता है बेटे, सिंगल स्ट्रैंड RNA। और ये तो मैं आपको वायरस में भी बता चुका था कि वायरस के अंदर जो आनुवांशिकी पदार्थ होता है या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। तो बेटे एड्स का जो वायरस है HIV वायरस, इसका आनुवांशिकी पदार्थ क्या है, RNA, याद हो गया। लेकिन RNA दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ, तो इसको एकल श्रृंखला RNA यानी सिंगल स्ट्रैंड RNA कह सकते हो। और कुछ अपवाद है बेटे, 5x174 है ना, M.13 है ना, कोलीफे, ये कुछ ऐसे वायरसेज हैं जिनका जो RNA होता है ये डबल स्ट्रैंड RNA, नॉर्मल RNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। तो याद रखना बेटे कि यहां पर इस वायरस का जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह क्या है, RNA। चलो एक बार रिपीट करो कि बेटे एड्स का क्या मतलब है, प्रतिरक्षा में कमी, याद हो गया आपको, ठीक है। फिर बेटे आपको याद रखना है कि एड्स किस प्रकार की बीमारी है, तो एड्स एक अर्जित रोग है, याद रखना, और ये अनैतिक यौन संबंध से होता है। तो ये एक प्रकार का लैंगिक संचरित रोग है जिसे STD रोग भी कहते हैं, ये भी आपको याद हो गया। दूसरा आपको याद करना है कि बेटे ये होता किससे है, तो इसका कारक जो है वह HIV वायरस है, HIV वायरस है जिसे रिट्रो वायरस भी आप कहेंगे। और इसका आनुवांशिकी पदार्थ क्या याद करोगे, RNA तो बेटे हर बच्चे को याद रहेगा। आपको क्या एक्स्ट्रा याद करना है कि ये RNA कौन सा होगा, डबल मतलब सिंगल स्ट्रैंड RNA, SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंड RNA। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए बच्चों, ये तो सीधा याद करना है आपको कि वर्ल्ड एड्स डे यानी 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर जो है वर्ल्ड एड्स डे होता है, सीधा याद रखना बेटे, वर्ल्ड एड्स डे यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एड्स के बारे में सबसे पहले अमेरिका में पता चला बेटे। अमेरिका में जो समलैंगिक पुरुष थे जिन्हें होमोसेक्सुअल कहते हैं, उन पुरुषों में सबसे पहले इसे खोजा गया। तो ये आपको यहां पर याद करना है कि एड्स के बारे में सर्वप्रथम 1981 में अमेरिका के समलैंगिक पुरुषों में खोजा गया, यानी होमोसेक्सुअल में इसका पता लगाया गया। तो ये कभी अगर आ जाए या थोड़ा सा नॉलेज आप भी ले लें कि जो एड्स है वो कोई महिला में नहीं खोजा गया बेटे। समलैंगिक पुरुष वह होते हैं जो बेटे आपस में ही जो है क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या जनन तो नहीं कह सकते इसे, आपस में जो सेक्स करते हैं इन्हें होमोसेक्सुअल कहते हैं। तो होमोसेक्सुअल पुरुषों के अंदर बेटे जो है क्या कहते हैं, इस वायरस को सबसे पहले खोजा गया। उसके बाद में 25 वर्षों में यह पूरे विश्व में फैल गया और अब तक 2,50,00,000 लोगों की इस रोग से मृत्यु हो चुकी है। यानी आप ये देखिएगा कि बेटे ये फैला भी पुरुषों से पुरुषों में है, याद रखना। और फिर बाद में तो ये बेटे महिलाओं से भी फैलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो इसको खोजा गया था वह अमेरिका के समलैंगिक पुरुषों में इसको खोजा गया था। 25 वर्षों में देखा कि पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया कोरोना की तरह। बेटे कोरोना तो 25 क्या 1 महीने के अंदर ही फैल गया था, है ना। तो ये तो जो है लगभग 25 वर्षों में पूरे विश्व में ये फैल गया और अब तक ऐसा मानना है कि 2,50,00,000 आदमी इससे मर चुके हैं। लेकिन फिर भी इंसान सुधरेगा नहीं। क्यों गलत काम करते हैं भाई, है ना, अपनी मौत को गले क्यों लगाते हैं? क्योंकि जानते हैं सब जगह लिखा हुआ होता है कि एड्स का बचाव ही उपचार है, इसका कोई उपचार नहीं है। कोई गोलियां दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती है। अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने आप को गलत कारणों से कामों से बचाओ, तो बेटे आप इस रोग से बचे रह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये कहां, पूरे विश्व में ये फैल चुका है और 2,25,00,000 के लगभग 50,00,000 के लगभग व्यक्ति से मर चुके हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर ये रोग हो गया तो बेटे सिर्फ ये है कि हाँ इसको लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन मौत से नहीं बचाया जा सकता। तो इस रोग के कारण इतने व्यक्ति यहाँ पर मर चुके हैं। फिर आगे बेटे ध्यान रखिएगा कि आगे अपन बात करें तो भारत में, या यहाँ पर आप बात करें तो भारत में एड्स के बारे में सर्वप्रथम 1986 में कहाँ पता लगा बच्चों? यानी चेन्नई में पता लगा। और अगर आ जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में बेटे इसके बारे में कहां पता लगा? तो आपको याद रखना है पुष्कर में।
पुष्कर। तो ये ध्यान रखना, यानी बेटे राजस्थान का लंदन है पुष्कर, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा कि जो है कई सारे विदेशी, कभी जाना पुष्कर तो वहां पर इंडियन तो कम नजर आएंगे, विदेशी ज्यादा नजर आएंगे। तो बेटे जहां विदेशों की देन है, ये बीमारी भी याद रखिएगा। तो यहां पर राजस्थान में सबसे पहले अगर पुष्कर का कोई पेशेंट मिला, मतलब इसका एड्स का कोई पेशेंट मिला, तो ये कहां पर मिला, ये पुष्कर में मिला। तो एक बार अपन रिपीट कर लें बच्चों, यानी भारत के अंदर एड्स का पहला रोगी कहां पर देखा गया, तो चेन्नई में देखा गया। इतना आपको याद रखना है। राजस्थान में एड्स का पहला रोगी कहां पर देखा, तो जवाब याद करना, पुष्कर में देखा। तो बेटे एक बार अपन रिपीट कर लें कि एड्स जो है सबसे पहले कहां पर पता लगाया एड्स के बारे में, तो जवाब याद हो गया, अमेरिका में। किसमें खोजा बेटे एड्स को, तो याद रखना इन्हें होमोसेक्सुअल या समलैंगिक पुरुषों के अंदर इसे खोजा गया। भारत के अंदर बेटे सबसे पहले एड्स के बारे में कहां पता लगा, चेन्नई में। और साथ में राजस्थान में कहां पर पता लगा, तो फिर बेटे याद रखना कहां पर, पुष्कर में। तो मेरा ये एड्स से संबंधित ये इंट्रोडक्शन है, परिचय है। इसको मैं लगभग 7 टॉपिकों में डिवाइडेड करूंगा बेटे। तो एड्स का मेरा पहला टॉपिक है परिचय। तो एक बार परिचय को आप मुझे बता दीजिएगा। मेरा पहला टॉपिक आपने क्या याद किया कि जो एड्स का मतलब क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या बेटे, तो ए यानी एक्वायर्ड, है ना, आई यानी इम्यूनो, डी यानी डिफिशियंसी, एस यानी सिंड्रोम। तो बेटे इम्यूनो का माने प्रतिरक्षा होती है और डी का माने डिफिशियंसी होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है एड्स का कि प्रतिरक्षा में कमी। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटे प्रतिरक्षा में अगर कमी होगी तो वो कई सारे रोगों से वो ग्रसित हो जाएगा। तो दूसरा अर्थ अगर आप निकालना चाहें तो एड्स का मतलब होता है रोगों का समूह। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे ये एड्स कोई जन्मजात रोग नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये अर्जित रोग है। ये भी याद हो गया कि ये जन्म के बाद होता है। लेकिन होता कैसे है, तो याद रखना अनैतिक यौन संबंध से भी हो सकता है ना। किसी रोगी के संक्रमित जो बेटे तरल माध्यम है कोई चीज, उसके जो है ट्रांसफ्यूजन से ये हो सकता है। तो ये एक प्रकार की एसटीडी बीमारी है, ये लैंगिक संचरित रोग है। उसके बाद में इसका कारक आपको याद करना है कि एड्स का कारक क्या है। तो देखो बेटे एड्स का कारक क्या याद हुआ आपको, HIV, है ना, HIV यानी ध्यान रखना यहाँ पर न्यू मत है ना कि ह्यूमन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि इंपॉर्टेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है HIV का माने होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये बेटे ध्यान रखना ये वायरस है और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है आपने याद कर लिया होगा, RNA है। और RNA भी कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड RNA है। यहां तक क्लियर हुआ है ना। उसके बाद में वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें खिलाड़ी वगैरह भी बेटे ब्लैक पट्टी बांधते हैं, अगर आपको याद होता हो। तो यहाँ पर इसको अगर 1 दिसंबर है और कोई मैच हो रहा है तो यहाँ पर बाहों पर ब्लैक पट्टी को बांधा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़े अपन, तो बेटे एड्स के बारे में 1981 में सबसे पहले USA में पता लगा, इतना याद रखना। भारत के अंदर बेटे चेन्नई में सबसे पहले पता लगा और साथ में राजस्थान में इसको पुष्कर में देखा गया। तो ये तो था बेटे आपको याद करना है एड्स। अब आगे चलते हैं अपन, हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। नंबर 2 हमारे पास में टॉपिक आता है बेटे ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, यानी एड्स का जो है परिसंचरण। ये आप याद रखें कि किस तरह से एड्स का संचरण, एड्स का संचरण। अब यहां थोड़ा सा याद रखना है बच्चों कि एड्स का संचरण कैसे होगा। तो ये यहां पर मेरे पास में, ये यहां अपन देखें तो ये वायरस है। यहां आप देखिएगा बेटे कि ये कोई वायरस है, ये वायरस को मैं यहां पर लेता हूं बेटे, ये वायरस यहां पर है, ठीक है। अब वायरस जो है, ये वायरस को आपको पता है कि ये बेटे वायरस का प्रोटीन खोल है और ये इसके अंदर मौजूद है RNA। तो ये यहां पर ये वायरस है और वायरस का RNA अब ये क्या करेगा, ये बेटे इंटर करेगा किसी होस्ट सेल में, इंटर इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल। तो ये यहां पर ये कोई हमारे पास में सेल है, ये इस सेल के अंदर यहां पर आएगा। तो ये ध्यान रखना बेटे यहां पर इसका हो रहा है वायरस का संक्रमण, ठीक है। तो ये यहां पर जो वायरस है और ये वायरस क्या है, वायरस RNA है। तो ये इसके अंदर इंटर करते हैं, ये यहां पर आ जाता है वायरस RNA। अब ये जो वायरस RNA है तो बेटे यहां पर ये देखो, ये यहां क्या दे रखा है,
ये आपको कोई सेल दे रखी है जिसको यहाँ लिखा गया है प्राणी कोशिका, इसको मैं बोल देता हूं टी लिम्फोसाइट। ये याद रखना, ये कौन सी कोशिका है? टी लिम्फोसाइट। और ये आपके पास में संक्रमित होने वाला वायरस है। तो ये यहां पर ये वायरस है, ध्यान रखना वायरस। अब वायरस के अंदर ये क्या है बेटे? इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। अब यहां पर ये विषाणु डीएनए प्रतिवर्ग के द्वारा उत्पन्न, यानी अब यहां इसको आप ध्यान से देखना कि ये वायरस आरएनए है, तो यहां पर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसके बाद में यहां पर ये बदल जाएगा यानी वायरस डीएनए में। ये ध्यान रखना बेटे। तो ये यहां पर जो है ये वायरस जैसे अंदर आया, तो ये अंदर आने के साथ ही इस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये यहां बदल गया यानी वायरस डीएनए। क्लियर? वायरस डीएनए। अब ये वायरस डीएनए बेटे, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या होगा? अटैच विद यानी होस्ट सेल डीएनए, होस्ट सेल डीएनए। तो ये ध्यान रखना कि ये जैसे बेटे यहाँ पर ये डीएनए है, ये डीएनए यहाँ पर है और ये इससे आकर ये यहाँ से जुड़ जाएगा। ये है यहाँ पर यानी होस्ट सेल डीएनए, ये होस्ट सेल डीएनए है। अब ये होस्ट सेल क्या है मैं पहले बता चुका हूं, ये टी लिम्फोसाइट है। तो आप देखो ध्यान से, ये वायरस है, वायरस ने संक्रमण किया टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट में आते ही ये जो वायरस आरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये किस में बदल गया? वायरस डीएनए में। ध्यान से देखना बेटे, वायरस डीएनए में। और ये वायरस डीएनए क्या किया? अटैच विद, ये याद रखना बेटे, अटैच विद यानी यहां पर आपको याद रखना है होस्ट सेल डीएनए, और ये होस्ट सेल डीएनए से जाकर जुड़ जाता है, जुड़ गया ये। लेकिन आगे इसने क्या किया कि संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नए वायरस कण, तो यहां पर बन जाएगा आपके पास में यानी न्यू वायरस कण। ये बेटे यहां पर यानी ये जो डीएनए है, ये डीएनए बेटे प्रेरित करेगा, ये किसे प्रेरित करेगा? होस्ट सेल डीएनए को, और यहां पर बन जाएंगे नए वायरस कण। ये ध्यान रखना बेटे, यहां पर क्या बन जाएंगे? नए वायरस कण। और ये जो नए वायरस कण हैं, यहां पर ये कोशिका, ध्यान रखना, ये तो बेटे एक बना और एक बनते हैं, यहां पर ये बन गए कई नए वायरस कण, वायरस कण। ये यहां पर बेटे, और फिर ये क्या करते हैं? इस कोशिका को तोड़ करके ये बाहर आ जाते हैं। तो ये यहां पर नए वायरस कण बनते हैं और ये कण यहां पर इस कोशिका को तोड़ करके और ये बाहर आ जाते हैं नए वायरस कण। और यहां पर न्यू, ध्यान रखना, ये कोशिका यहां पर फट जाती है। तो ये इस तरह से ये टी लिम्फोसाइट को ये संक्रमित करते हैं। एक बार और समझ लें, पहले न्याय से समझो बच्चों, ये कोई नया वायरस है। इस वायरस ने बेटे क्या किया कि किसी होस्ट सेल को संक्रमित किया, तो ये होस्ट सेल का नाम याद कर लेना, टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम में बेटे याद रखना, तो मैंने वैसा का वैसा ही लिया है, ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम है जो आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वायरस है, ये वायरस भी कौन सा बेटे? विषाणु आरएनए कोड। तो ये जो यहाँ पर है ये है वायरस आरएनए। क्लियर? अब ये जो वायरस आरएनए बेटे, ये यहाँ पर जो वायरस है वो आरएनए वाला है। ये ऐसा का ऐसा ही किसमें प्रवेश किया? तो ये यहाँ पर मौजूद है होस्ट सेल। होस्ट सेल के रूप में ये क्या है बेटे? ये है टी लिम्फोसाइट। ये याद रखना, ये टी लिम्फोसाइट है। तो ये वायरस आरएनए इस होस्ट सेल के अंदर आ गया, ये यहाँ पर बेटे ये आ गया यहाँ पर, ये देखिएगा ध्यान से। अब जैसे ये होस्ट सेल के अंदर आएगा तो यहाँ पर एंजाइम दे रखा है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये जो वायरस आरएनए होता है ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में किसमें बदलेगा? वायरस डीएनए में बदलेगा। यहां तक क्लियर होगा बेटे? ये जो वायरस डीएनए है, देखो ये यहां पर बन गया, ये यहां पर बन गया वायरस डीएनए, ये लिखा हुआ है, इसको आप कह सकते हो वायरस डीएनए। तो ये जो वायरस डीएनए है, ये वायरस डीएनए बेटे होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी यहां पर ये देखो, ये यहां पर देखा विषाणु डीएनए परपोषी के में समविष्ट, यानी ये परपोषी डीएनए के साथ में जाकर उसमें समावेश हो जाता है या उसमें जुड़ जाता है। तो यहां आप देख ले बेटे कि ये जो वायरस डीएनए है ये परपोषी डीएनए में समावेश हो गया, और जैसे ये परपोषी डीएनए में
समावेश होगा तो ये प्रोपोजिट डीएनए को प्रेरित करेगा नए वायरस कण बनाने के लिए। तो बेटे यहां पर क्या दे रखा है कि ये संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नया विषाणु आरएनए, तो यहां पर न्यू वायरस आरएनए बन गया, यानी न्यू वायरस कण भी बोल सकते हो और आरएनए भी बोल सकते हो। और बाद में क्या होगा बेटे, नए विषाणु उत्पन्न, और इस आरएनए से आगे चलकर मल्टीप्लिकेशन होगा और कई सारे वायरस यहां पर बन जाएंगे। तो देखो कि ये होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ा और होस्ट सेल के डीएनए को प्रेरित किया नए वायरस आरएनए बनाने के लिए। यहां पर कई सारे नए वायरस आरएनए बन जाते हैं, वायरस आरएनए, और फिर नए वायरस आरएनए से यहां पर बन जाएंगे कई नए वायरस कण, और ये कई नए वायरस कण बेटे ये कोशिका से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर इस तरह से ये कई सारे नए वायरस कण यहाँ पर बन जाएंगे, फिर वापस ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं। तो इस तरह से ये होता है बेटे वायरस का संचरण, यानी ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से समझ लें, डायग्राम से समझे तो बेटे डायग्राम से समझ लें कि यहां पर ये कोई वायरस है, ये वायरस किसी होस्ट सेल में इंटर करेगा तो होस्ट सेल के रूप में यहां पर क्या होगी, टी लिम्फोसाइट होगी। जैसे ये टी लिम्फोसाइट में वायरस आरएनए आएगा तो बेटे यहां पर ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये बदल जाएगा वायरस डीएनए में। तो यहां पर ये जो बना है, ये यहां पर बना है वायरस डीएनए, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बना है वायरस डीएनए। अब ये जो वायरस डीएनए है, ये ध्यान रखना, ये जो वायरस डीएनए है ये होस्ट सेल के डीएनए में समावेश होगा, यानी उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया बेटे होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब ये क्या करेगा, होस्ट सेल के डीएनए को प्रेरित करेगा कि तू अब नए वायरस आरएनए बना। तो बेचारा जो होस्ट सेल का डीएनए है वह नए वायरस आरएनए बनाएगा, और जब ये नए वायरस आरएनए बन जाएगा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और कई सारे नए वायरस कण बन जाएंगे, और जब कई सारे नए वायरस कण बन जाएंगे तो ये बेटे उस होस्ट सेल को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे, तो होस्ट सेल नष्ट हो गई, ध्यान रखना। अब ये नए वायरस जो कण होंगे ये बेटे किसी नई टी लिम्फोसाइट को फिर संक्रमित करेंगे, फिर वहां पर यही प्रोसीजर होगा, पहले वायरस डीएनए बनेगा, फिर वायरस डीएनए बेटे होस्ट सेल के डीएनए में समावेश होगा, फिर होस्ट सेल के डीएनए में समावेश होकर नए वायरस आरएनए बनाने के लिए प्रेरित करेगा, फिर नया वायरस आरएनए बनेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और कई सारे नए वायरस कण बनेंगे, और नई वायरस कण फिर होस्ट सेल से बाहर आएंगे। इस तरह से इसका संचरण होता है। तो इसको आप लिखित में देख लीजिएगा बच्चों कि किस तरह से इसको आपको याद करना है। तो इसमें यहां पर ये मैंने दे रखा है कि ये है कोई रिट्रोवायरस, है ना, यानी वायरस है बेटे ये, और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है। अब इसने किसमें प्रवेश किया, यानी इंटर इनटू होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के रूप में यहां पर आप क्या लोगे, तो यहां लोगे टी लिम्फोसाइट, ये ध्यान रखना बेटे, यानी ये जो वायरस है, कौन सा वायरस है बेटे, वायरस आरएनए, ये ध्यान रखना, इसने इंटर किया होस्ट सेल में और यहाँ आ गया ये वायरस आरएनए। लेकिन देखो बेटे यहाँ पर ये एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये थोड़ा सा जूम करके आप देख लेना बेटे, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में वायरस आरएनए किस में बदल गया, तो बेटे ये वायरस डीएनए में बदल गया। यहां तक क्लियर। अब ये जो वायरस डीएनए है ये किसके साथ में अटैच होगा बेटे, तो वायरस डीएनए अटैच विद होस्ट सेल डीएनए। तो ये यहां पर मान लेते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट है और ये इसका बेटे यहाँ पर ये डीएनए है। तो इस डीएनए में ये वायरस अगर मैं यहाँ पर ले लूं तो ये आपको इस तरह से देख लीजिएगा कि ये यहाँ पर आकर ये मान लेते हैं कि ये वायरस डीएनए इसके साथ में जुड़ गया, ये यहाँ पर आप जो है जुड़ गया। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये यहाँ पर है, ये है बेटे यानी जो है क्या कहते हैं वायरस डीएनए, और ये वाला जो डीएनए है ये है बेटे होस्ट सेल डीएनए। तो ये देख लें आप, जो व्हाइट कलर से वो तो वायरस डीएनए है और जो रेड कलर से मैंने बनाया है तो ये है बेटे होस्ट सेल डीएनए। अब क्या करेगा, ये जो वायरस डीएनए है ना, ये क्या करेगा बेटे, ये होस्ट सेल डीएनए को प्रेरित करेगा नए वायरस आरएनए बनाने के लिए। तो यहां पर इसको यहां दे रखा है प्रेरित, फॉर्मेशन न्यू वायरस आरएनए। तो ये यहां साफ दे रखा है बेटे, यानी न्यू वायरस आरएनए,
न्यू वायरस आरएनए, यानी समझो ध्यान से कि ये जो वायरस डीएनए जुड़ा है बेटे होस्ट सेल के डीएनए से, तो होस्ट सेल के डीएनए को ये प्रेरित कर रहा है, किसके लिए प्रेरित कर रहा है कि ये नया वायरस आरएनए बनाए। यानी न्यू समझना बेटे कि वायरस आरएनए ही अंदर आया, हमारे मकान में आ गया, कोशिका में आ गया। तो कोशिका में आते ही वहां पर बेटे जो है क्या कहते हैं, एक एंजाइम मिला जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो उसने क्या किया, उस वायरस आरएनए को वायरस डीएनए में बदल दिया। अब ये जो वायरस डीएनए है ना, ये उस होस्ट सेल के डीएनए में समावेश होगा और उस होस्ट सेल के डीएनए को प्रेरित करेगा कि तू नए वायरस आरएनए बना। और बेचारा वो परपोषी कोशिका का, यानी वो तो ये वाली बात हो गई कि हमारे घर आकर हमसे कह रहा है कि भैया ये खाना बना, ये खाना बना। तो ये जो वायरस डीएनए आया है किसी परपोषी कोशिका में, तो उसके डीएनए में जुड़कर उसे कह रहा है कि तू नए वायरस आरएनए बना। तो बेचारा वो जो डीएनए है इसके मान सम्मान में क्या करेगा, वो नया वायरस आरएनए बनाएगा। अब जैसे बेटे नया यहाँ पर न्यू जो है क्या कहते हैं, ये बन गया वायरस आरएनए। अब जैसे ये वायरस आरएनए है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर ये बेटे निर्माण करता है कई सारे वायरस का। तो यहां बन जाएंगे मैनी न्यू वायरस प्रोड्यूस इन टी लिम्फोसाइट सेल, यानी यहां पर आप देखिएगा मैनी न्यू वायरस पार्टिकल्स, वायरस कण। तो यहां पर आप देखो कि जैसे ही बेटे वायरस आरएनए बनेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और पहले तो कई सारे आरएनए वायरस बनेंगे, फिर इन आरएनए वायरस के चारों तरफ प्रोटीन का खोल बन जाएगा और एक साथ आप क्या देखेंगे कि उस टी लिम्फोसाइट के अंदर कई सारे मैनी वायरस कण प्रोड्यूस इन टी लिम्फोसाइट, यानी वायरस पार्टिकल से लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस जगह पर। यहां पर मैनी वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस इन टी लिम्फोसाइट सेल। तो बेटे यहां पर क्या होगा कि जैसे वायरस आरएनए बनेगा उस वायरस आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होने के साथ ही उसके चारों तरफ प्रोटीन का खोल बनेगा और ये प्रोटीन का खोल बनते ही उस टी लिम्फोसाइट सेल में कई सारे वायरस के कण बन जाते हैं। और जब कई सारे वायरस के कण बनेंगे तो वो फट जाएगी, तो फिर क्या दे रखा बेटे, आउट ऑफ सेल, यानी वायरस पार्टिकल। यहां पर याद रखना बेटे, वायरस पार्टिकल कम आउट ऑफ द सेल, यानी वायरस कण जो होते हैं वो बेटे होस्ट सेल यानी टी लिम्फोसाइट से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो क्या होते हैं, रेडी फॉर इन्फेक्शन टू अदर टी लिम्फोसाइट सेल। यानी बेटे ये जो वायरस पार्टिकल्स होंगे ये किसी दूसरी कोशिका को संक्रमण के लिए जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास में एड्स का संचरण। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एड्स का संचरण कैसे होता है। तो एक बार और ध्यान से समझ लें कि एड्स का संचरण बिल्कुल सीधा सिंपल है कि कोई वायरस ने बेटे किसी टी लिम्फोसाइट कोशिका को संक्रमित किया। तो और आपको पता है कि एड्स का वायरस कैसा है, आरएनए वाला। तो आरएनए वायरस उस होस्ट सेल में गया, पहला पॉइंट याद कर लेना। जैसे ही बेटे आरएनए वायरस होस्ट सेल में गया, होस्ट सेल क्या होगी यहां पर, टी लिम्फोसाइट। ओके हाँ, अब आगे बढ़ो। जैसे बेटे वो होस्ट सेल में क्या गया, वायरस आरएनए वाला वायरस गया है। अब वहां पर उसे मिला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो बेटे इस एंजाइम ने क्या किया, वायरस आरएनए को बदल दिया वायरस डीएनए में। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये वायरस डीएनए बेटे खाली नहीं बैठेगा, ये जिसके घर में गया है ना परपोषी कोशिका में, उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, उसमें समावेश हो जाएगा और समावेश होकर उस परपोषी कोशिका के डीएनए को प्रेरित करेगा कि तू नया वायरस आरएनए बना। तो बेचारा वो डीएनए क्या करे, किसका डीएनए बेटे, परपोषी कोशिका का डीएनए। वो डीएनए क्या करेगा, नए वायरस आरएनए बनाएगा और जैसे नए वायरस आरएनए बनाएगा तो बेटे इसमें गुणन होगा और कई सारे नए वायरस आरएनए बन जाएंगे और इसी के चारों तरफ प्रोटीन का खोल बन जाएगा। यानी यूं कह सकते हो कि अब उस परपोषी कोशिका में कई सारे नए वायरस आरएनए वाले कण बन जाते हैं। जब कई सारे वायरस उसमें बन जाएंगे तो वह कोशिका फट जाएगी बेटे और उसके फटने के साथ ही जितने भी नए वायरस कण होते हैं वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर चुपचाप नहीं बैठेंगे, फिर ढूंढेंगे वो अपनी किसी दूसरी परपोषी कोशिका को। तो बेटे बाहर आते हैं वो फिर तैयार हो जाते हैं किसी दूसरी टी लिम्फोसाइट कोशिका को संक्रमित करने के लिए। फिर उसके ऊपर वो संक्रमित करेंगे, वो भी बेटे जो है नष्ट होगी और इस कारण आप धीरे धीरे क्या देखोगे कि जो टी लिम्फोसाइट है वो नष्ट होती जा रही है और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उस व्यक्ति के शरीर में
में टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है, और जैसे उसकी टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी बेटे उसके अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी और वह व्यक्ति एक साथ कई रोगों से संक्रमित हो जाएगा, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट आप देख लीजिएगा। हाँ बच्चों, तो ये इसमें मैंने दे रखा है कि HIV का संक्रमण निम्न कारणों से होता है। तो अब यहां पर आप देख लीजिएगा इसका संक्रमण। तो यहां पर दे रखा बेटे HIV का संक्रमण निम्न कारणों से होता है। तो इसके कारण भी देख लो कि संक्रमण किन किन कारणों से होता है। तो पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, है ना। अब ये यौन संपर्क यहां इसका मतलब मैं अनैतिक लगा देता हूं, अनैतिक, है ना, अनैतिक यौन संपर्क से, वरना बेटे अनैतिक नहीं लगाएंगे तो सभी ये समझ जाएं कि नहीं यार यौन संपर्क से एड्स होता है तो कोई शादी करना ही छोड़ दे। तो ये ध्यान रखना, ये बेटे यौन संपर्क से नहीं, अनैतिक यौन संपर्क से, या अनैतिक या असुरक्षित भी इसको कह सकते हो, असुरक्षित, अनैतिक या असुरक्षित अनसेफ जिसको अपन कहेंगे, तो असुरक्षित या जो है अनैतिक यौन संबंध से बेटे ये एड्स होता है। नॉर्मल सामान्य यौन संपर्क से नहीं होगा, वरना तो वर्ल्ड की जनसंख्या ही नहीं होगी फिर, ये तो ध्यान रखना बेटे। तो कैसे फैलता है, पहला कारण क्या है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ में अनैतिक यौन संबंध से या असुरक्षित यौन संबंध से, इतना आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है बेटे संक्रमित रक्त तथा रक्त उत्पादों के आदान प्रदान से, यानी जिसे आप कह सकते हैं रक्त स्थानांतरण, रक्त स्थानांतरण, रक्त स्थानांतरण। यानी अगर बाय द वे कोई रक्त है या रक्त से संबंधित मटेरियल है, जैसे प्लाज्मा है बेटे, है ना, कोई जो है प्लेटलेट्स वगैरह होती है, ये भी एक दूसरे को आदान प्रदान की जाती है। तो रक्त या रक्त से संबंधित उत्पाद इनका अगर बिना चेक किए हुए किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो समझ लेना बेटे ये रोग भी उसमें हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा है संक्रमित व्यक्ति का जो इंजेक्शन है या बिना निर्जमीकृत उपकरणों से, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर बाय द वे किसी एड्स वाले संक्रमित व्यक्ति का ऑपरेशन किया हो और उन्हीं उपकरणों से बिना निर्जमीकृत करें अगर किसी दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया जाए, या किसी संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया हो और उसी इंजेक्शन को किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो फिर याद रखना बच्चों उसको भी एड्स हो सकता है। तो ये जो एड्स होता है ना, ये शरीर में तरल पदार्थ के माध्यम से फैलता है, ना कि बेटे किसी से हाथ मिलाने से ये फैलता है। तो ये याद रखना संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन या बिना निर्जमीकृत उपकरणों से भी ये फैलता है। उसके अलावा दे रखा है कि संक्रमित माता से प्लेसेंटा द्वारा भी बेटे ये उसके बच्चे में चला जाता है। तो माता से बच्चे में भी जा सकता है, लेकिन ये केवल प्लेसेंटा के द्वारा जाएगा। तो किन किन कारणों से बच्चों एड्स फैल सकता है, तो एक तो याद कर लें कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति का रक्त या रक्त उत्पाद के आदान प्रदान से, या संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन से, या उसके कोई बिना निर्जमीकृत उपकरणों के प्रयोग में लेने से। और एक और याद कर लेना, ये संक्रमित माता से प्लेसेंटा द्वारा उसके बच्चे में भी ये फैलता है। तो इन कारणों को आप याद करना बेटे। तो ये है HIV के संक्रमण के कारण। अगला अपन देखते हैं आगे। हाँ, उसके बाद में दे रखा बेटे कि जो एड्स होता है वो छूने से, हाथ मिलाने से, साथ में भोजन करने से नहीं फैलता है। ये भ्रांतियां दूर कर लेना कि बेटे एड्स जो होता है वह केवल शरीर में तरल स्रावी पदार्थों से ही फैलेगा, वह यानी छूने से ये नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो एड्स होता है बेटे वह किसी संक्रमित व्यक्ति का जो तरल है, चाहे वह ब्लड हो या प्लाज्मा हो, है ना, इनका अगर दूसरे व्यक्ति में स्त्रावण हो जाता है तो एड्स होगा। लेकिन ये भ्रांतियां दूर कर लेना कि एड्स जो है हाथ मिलाने से, एड्स ही रोगी व्यक्ति के शरीर को छूने से, या साथ में बैठकर भोजन करने से, या फिर बेटे जो है क्या कहते हैं उसके कपड़ों वगैरह को शेयरिंग करने से एड्स नहीं फैलता है। तो ये तो याद रह जाएगा, वरना तो क्या होता है जिसको एड्स होता है समाज उसको बहुत ही हीन भावना से देखता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एड्स लेके घूम रहा है तो देखते ही मुझे एड्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों।
एड्स जब तक नहीं होगा जब तक संक्रमित व्यक्ति का जो तरल है वह किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं चला जाता। तो एड्स जो है बेटे हाथ मिलाने से नहीं होता है, साथ में भोजन करने से नहीं होता है, उसके शरीर को छूने से नहीं होता है, उसके कपड़ों की शेयरिंग से भी ये नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। संक्रमण तथा एड्स के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, यानी बेटे इसको कहते हैं उद्भव काल। उद्भव काल, उद्भव काल यानी उद्भव काल का मतलब ये होता है बेटे यानी संक्रमण से लेके और एड्स के लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय। यह हर बीमारी का उद्भव काल होता है, हर बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है बच्चों, याद रखना। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह क्या होता है कि जो है संक्रमण से लेके और पहले लक्षण उत्पन्न होने के बीच का जो समय होता है ये उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भव काल कहलाता है। अब आप देखो कि एड्स का जो उद्भव काल है ये कुछ महीनों से लेके 5 से 10 वर्ष तक का हो सकता है। तो ये थोड़ा समझ जाना बेटे। बहुत से व्यक्ति मान लो अनैतिक यौन संबंध बनाकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर गलती से कोई वायरस अंदर आ गया ना तो एड्स होने तक उसको 10 वर्ष का भी इंतजार करना पड़ सकता है, यानी वहां तक जाकर भी एड्स हो सकता है उस व्यक्ति को। तो बहुत से व्यक्ति अनैतिक यौन संबंध बनाकर भूल जाते हैं, तो समझ लो या तो कुछ महीने में या फिर जो है 5 से 10 वर्ष बाद भी उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह पीरियड आपको याद करना है, कुछ महीनों से लेके 5 से 10 वर्ष तक का ये होता है। एचआईवी वायरस शरीर में प्रवेश करके मैक्रोफेजेज कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब ये मैक्रोफेजेज कोशिका कौन से बेटे, तो यहां पर याद रखना टी लिम्फोसाइट। वही मैं कहूंगा जो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे वायरस शरीर में प्रवेश करेगा और ये वायरस किस रूप में जाएगा, वायरस आरएनए के रूप में जाएगा, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर जाकर ये कौन सी कोशिकाओं को संक्रमित करेगा, मैक्रोफेजेज। ये फेगोसाइट कोशिकाएं होती है, ध्यान रखना। तो मैक्रोफेजेज में कौन सी कोशिका है, टी लिम्फोसाइट। अब देखो आगे बेटे क्या होने वाला है कि इस कोशिका में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में वायरस आरएनए रेप्लिकेशन द्वारा किस में बदल जाएगा, वायरस डीएनए में। तो यहां पर ये हमारे पास में है, ये है बेटे वायरस आरएनए और यहां पर मौजूद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम की मौजूदगी में ये बदल गया वायरस डीएनए में। ये ध्यान रखना, पहले क्या हुआ कि एचआईवी वायरस जैसे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो बेटे कौन सी कोशिकाओं को संक्रमित करेगा, तो याद रखना टी लिम्फोसाइट। ये तो रटी लो आप अच्छी तरह से कि एड्स के रोग में कौन सी कोशिका डिस्ट्रॉय होती है, जवाब होगा टी लिम्फोसाइट सेल। तो बेटे टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर ये जाएगा और वहां जाकर ये जो वायरस आरएनए होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में किस में बदल जाएगा, वायरस डीएनए में। अच्छा आगे का पता है आपको, ये जो वायरस डीएनए है ये कहां आ गया, होस्ट सेल के अंदर आ गया। अब बेटे आगे क्या होने वाला है कि ये वायरस डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में समावेश होगा और होस्ट सेल के डीएनए को प्रेरित करेगा नया वायरस आरएनए बनाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, नया आरएनए वायरस, इसमें गुणन होगा, कई सारे नए आरएनए वायरस बनेंगे, इनके चारों तरफ प्रोटीन का खोल बन जाएगा और उस होस्ट सेल में कई सारे नए आरएनए जो है वायरस बन जाएंगे। फिर होस्ट सेल फट जाएगी और नए आरएनए वायरस वहां से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर तो क्या हुआ कि एचआईवी वायरस ने क्या किया बेटे, होस्ट सेल में प्रवेश किया, यानी बाद मैक्रोफेज, ये होगी यहां पर होस्ट सेल। तो होस्ट सेल किसे मानोगे आप, मैक्रोफेजेस को या टी लिम्फोसाइट को। होस्ट सेल में जाते ही जो वायरस आरएनए है ये इस एंजाइम की मौजूदगी में किस में बदल गया, वायरस डीएनए में। आगे बढ़िएगा बेटे। हाँ अब ये जो देखो ये वायरस डीएनए है, हाँ बेटे, तो ये जो यहाँ पर वायरस डीएनए है ये परपोषी कोशिका के डीएनए, ये वर्ड याद करना बेटे, परपोषी कोशिका के डीएनए से जुड़कर नए वायरस कण या वायरस कण की जगह पर नए वायरस आरएनए उत्पन्न करने का निर्देश देता है। तो ये जुड़कर क्या करेगा बेटे, नए वायरस आरएनए जुड़ने के निर्देश, जिससे मैक्रोफेजेस में नए वायरस कण बनना जारी रहते हैं और ये कहलाती है एचआईवी फैक्ट्री की तरह ये कार्य करती है। तो सीधा सा मतलब है, कई बार रिपीट कर चुका हूं
कि जैसे वायरस डीएनए परपोषी कोशिका में आएंगे तो बेटे परपोषी कोशिका के डीएनए को उसके साथ जुड़ जाएंगे, और ये जो वायरस डीएनए है ये परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ जुड़कर उसे प्रेरित करेगा नए वायरस आरएनए बनाने के लिए। अब कई सारे नए आरएनए वायरस बन जाएंगे, है ना, तो कई सारे नए वायरस बन जाएंगे बेटे वहां पर। तो इस कारण से टी लिम्फोसाइट को एचआईवी की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यह एचआईवी निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नए वायरस कण जो होंगे टी लिम्फोसाइट को संक्रमित करते हैं और नए वायरस कण बनाते हैं। इस प्रकार संक्रमित व्यक्ति में टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आती जाती है, और टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी के कारण व्यक्ति का क्या कमजोर हो जाएगा बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जैसे जीवाणु है ना, वायरस है, कवक है, या फिर टॉक्सोप्लाज्मा, ये प्रोटोजोआ है बेटे, ध्यान रखना ये है प्रोटोजोआ, का शिकार हो जाता है। यानी थोड़ा सा अगर आगे बढ़े आप तो यहाँ क्या होगा, नए वायरस कण टी लिम्फोसाइट कोशिका को संक्रमित करते हैं और नए वायरस कण बनाते हैं, और इस प्रकार संक्रमित व्यक्ति में टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आती जाती है। अब कमी आती जाती है तो बेटे क्या होगा, यानी इस व्यक्ति में एंटीबॉडी निर्माण नहीं होगा। तो ये आप समझ ले, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेटे क्या होगा कि टी लिम्फोसाइट कोशिका में नए वायरस कण बनेंगे, तो नए वायरस कण जो है उस टी लिम्फोसाइट कोशिका को तोड़कर बाहर आएंगे, फिर दूसरी नई टी लिम्फोसाइट को संक्रमित करेंगे, वहां पर भी नए वायरस कण बनेंगे, फिर टी लिम्फोसाइट कोशिका को तोड़कर बाहर आएंगे। तो धीरे धीरे अपन क्या देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या में कमी आती है। अब इसका फंक्शन याद कर लेना कि ये जो टी लिम्फोसाइट कोशिका है ये बी लिम्फोसाइट कोशिका को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है। तो बेटे उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आएगी तो उसके अंदर एंटीबॉडी का बनना कम हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, और उसके प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर हो जाने से क्या होगा कि उसके अंदर जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, टॉक्सोप्लाज्मा से होने वाले रोग, ये रोग जो है क्या कहते हैं बेटे उस व्यक्ति के अंदर हो जाएंगे और वह एक साथ कई रोगों से संक्रमित हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे इस एड्स का संक्रमण होता है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा। अभी इसका सेकंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां तक आपको याद रखना है कि एड्स का इंट्रोडक्शन क्या है और एड्स का संचरण कैसे हुआ। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा बताया कहां पे सबसे पहले ये खोजा गया, भारत में ये कैसे आया, है ना, उसके अलावा संचरण कैसे होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिससे एचआईवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आज बेटे इसको अच्छी तरह याद करना और अच्छी तरह से पढ़ना। तो थैंक यू बेटे वेरी मच, और आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।